हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का नैतिक शिक्षा का चैप्टर 7 मेरी जीवन यात्रा का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसमें मैं आपको इनसे जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो भी करवा दूंगी और उसके बाद फिर हम इसी वीडियो में इसके सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को मेरे लाइक कर दीजिएगा बच्चों और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में भी। तो देखिए, मेरी जीवन यात्रा, तो ये किनकी जीवन यात्रा के बारे में है? तो ये जो है लाला लाजपत राय जी हैं, उनके बारे में है। और इन्होंने ये अपने जीवन यात्रा के बारे में एक अपना जो है सो पूरा स्टोरी लिखा था अपनी डायरी में, तो उसी का ये पार्ट है। तो इन्हें जब चोट लग गई थी, देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश थे, पहले अंग्रेज़ों का जब शासन था हमारे देश पर, तो वो समय समय पर अलग अलग नीतियाँ लाते रहते थे जिनसे उनका फ़ायदा हो। तो वैसे ही कोई एक नीति थी साइमन कमीशन, तो उस नीति का ही विरोध करने के लिए जब लाला लाजपत राय और बाकी सभी क्रांतिकारी सब गए हुए थे, तो वहाँ पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो पुलिस वाले थे, इन्होंने इनके ऊपर लाठी चार्ज किया, यानी कि लाठियों से मारा और बहुत ज़्यादा मारा। इसी कारण से इनका सिर से क्या है फट गया था और खून बहुत ज़्यादा बह गया था। और फिर भी ये लोगों को जो है वो क्या करते रहे, मोटिवेट करते रहे, अपने भाषण देते रहे, विरोध करते रहे काफ़ी देर तक। उसके बाद फिर इन्हें लाया गया था हॉस्पिटल। तो इस कारण से तब तक इनका खून काफ़ी बेहतर चला गया था और फिर कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो वही इसी समय में जब इनका इलाज चल रहा था, तो उसी दौरान उन्होंने ये सब अपना जो कहानी है वो लिखा था। तो आइए इसको देखते हैं। यह शायद मेरी आखिरी भाषण है और मैं लाला लाजपत राय आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे शरीर पर लगा हर एक जख्म ब्रिटिश सल्तनत के ताबूत में कील का काम करेगा। ताबूत यानी कि ताबूत क्या होता है? एक बॉक्स जैसा होता है जिसमें क्रिश्चियन लोग जब डेड बॉडी होता है उसको उसमें बंद करके फिर इसको दफनाया जाता है, तो उसी में कील का काम करेगा। मेरे सिर से खून बह रहा था, पर मैं अपने विचारों को लोगों के सामने ज़रूर रखना चाहता था। शायद मेरे मन में कहीं यह ख्याल था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इतना जख्म हो जाने के बाद शायद अब वो नहीं बच पाएंगे। इसलिए जब तक मतलब कि उनकी हिम्मत हुई तब तक वे लोगों को अपने विचार बताते रहे, बोलते रहे, लोगों को भाषण देते रहे। किसी तरह अपना भाषण समाप्त करके मैं अपने घर पहुंचा। मेरे सिर से खून बहना बंद हो चुका था, परंतु जख्म गहरा था। मेरे जख्मों की मरहम पट्टी की गई और कई सारी दवाइयां लिख दी गई। मैंने अपने सारे साथियों को घर जाने के लिए कहा ताकि मैं आराम कर सकूं। मैं अपने पलंग पर लेटा लेटा अपने अतीत में झांकने लगा। अतीत में यानी कि अपने जीवन के जो बीते हुए पल थे, पास्ट, उसमें उनको ये याद करने लगे। पूरा जीवन जैसे चलचित्र की रील की तरह मेरे सामने घूमने लगा। चलचित्र यानी कि जो मूवी जो चलती है, तो वही चलचित्र की रील की तरह पूरा मेरे सामने जो है उनके सामने उनका जीवन का सारा स्टोरी आने लग गया था। मुझे याद आ रहा था, तो उन्हें क्या याद आ रहा था? जगराओं का वह घर जहां मैं 28 जनवरी 1865 को पैदा हुआ। तो देखिए यहाँ पे इससे क्वेश्चन बनता है कि उनका जन्म कब होता है। 28 जनवरी 1865 को जन्म हुआ। कहाँ पे? जगराओं के घर में। शायद मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन उसी घर में बीते थे। आज कितने सालों बाद मुझे मेरी माँ गुलाब देवी और पिता राधा कृष्ण अग्रवाल बहुत आ रहे थे। देखिए, तो उनकी माता का नाम क्या था? गुलाब देवी, और पिता का नाम राधा कृष्ण अग्रवाल। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। मैं लेटे लेटे सोचने लगा कि पिताजी कितनी मेहनत से सरकारी स्कूल में अपने विद्यार्थियों को उर्दू और पर्शियन पढ़ाते थे। तो इनके पिताजी क्या थे? तो इनके पिताजी सरकारी स्कूल में क्या थे? अध्यापक थे। वो पढ़ाते हैं तो क्या होंगे? अध्यापक ही होंगे। तो इनके पिताजी का जो पेशा था वो क्या था? वे अध्यापक थे और उर्दू और पर्शियन पढ़ाते थे। उन्हें पढ़ाता देखकर ही शायद मेरा पढ़ाई के प्रति बचपन से ही बहुत रुझान था। रुझान यानी कि बहुत ही इंटरेस्ट था पढ़ाई के प्रति। मुझे याद नहीं आता कि कभी मैंने माँ या पिताजी को यह कहते सुना हो कि थोड़ा भी पढ़ लो, क्योंकि उन्हें कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, ये स्वयं ही पढ़ते रहते थे। फिर एक दिन पिताजी ने आकर बताया कि उनका तबादला रेवाड़ी के एक सरकारी विद्यालय में हो गया है और उनके साथ ही जगराओं का वह घर हमेशा के लिए छूट गया। यानी कि ये जगराओं के घर में रेंट पे रहते होंगे। तो उनके पिताजी का जो क्या हो गया? तबादला यानी कि ट्रांसफ़र हो गया। कहाँ हो गया? रेवाड़ी हो गया। तो देखिए, उनका तबादला होकर वो कहाँ गए? रेवाड़ी गए। तो फिर ये सब भी वहाँ से वहीं पे शिफ्ट हो गए। तो वो जो जगराओं का घर था वो हमेशा के लिए उनका छूट गया।
अब सोचता हूँ तो लगता है कि संस्कार तो शायद मुझे मेरी माँ से ही मिले। वे हमेशा से ही बहुत धार्मिक थी। इनकी माता कैसी थी? बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। घर के काम काज के बाद उन्हें जो भी समय मिलता वह पूजा पाठ में ही जाता। शायद उन्हीं के कारण मेरा हिंदुत्व में अटूट विश्वास रहा, क्योंकि इनकी माँ जो थी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, इसलिए इनका विश्वास किसमें था? हिंदुत्व में। आज भी याद है वह दिन जब 1880 में मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में वकालत पढ़ने के लिए गया। तो देखिए इन्होंने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो इन्होंने वकालत की पढ़ाई लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से की थी। और कब की थी? 1880 में की थी। इस पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। लाहौर का वह कॉलेज और वहाँ बने मेरे दो खास दोस्त। तो लाहौर के उस कॉलेज में उनके दो खास दोस्त कौन कौन बने थे? पंडित गुरुदत्त और हंसराज। ये दो दोस्त उनके वहाँ पे बने थे, जिन्होंने मेरे जीवन की राह ही बदल दी। उन दिनों मेरे अंदर कितना जोश होता था। इन्होंने ही मुझे पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में जानने और पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो किन्होंने किया? तो जो इनके मित्र थे पंडित गुरुदत्त और हंसराज, उन्होंने। हम तीनों कितने खुश थे जब हमने आर्य समाज लाहौर की सदस्यता ली। और फिर वह मेरा आर्य गैजेट के एडिटर का काम करना। फिर इन्होंने क्या की? आर्य समाज जो था, लाहौर में आर्य समाज था, उसके मेंबर बन गए ये तीनों। वकालत की पढ़ाई ख़त्म होते ही मैं लाहौर से रोहतक आ गया। पिताजी रोहतक में रहते थे। तो देखिए इनके पिताजी का पहले तबादला रेवाड़ी में हुआ था, उसके बाद वे कहाँ आ गए? रोहतक में आ गए। तो इन्होंने अपने लाहौर की जो पढ़ाई है वो पूरी करके ये अपने पिताजी के पास रोहतक आ गए। शायद मैं रोहतक 1884 में आया। तो ये रोहतक कब आए? तो 1884 में आए। जहाँ तक मुझे याद आता है मैं 2 ही साल रोहतक में रहा, फिर 1886 में हम हिसार आ गए। तो देखिए ये सारा सीक्वेंस याद रखिएगा। पहले रेवाड़ी, फिर ये रोहतक आए और उसके बाद ये 1886 में कहाँ आ गए? हिसार आ गए, क्योंकि पिताजी का तबादला हिसार हो चुका था। हिसार में मैंने पहली बार अपनी वकालत शुरू की और फिर मेरी मुलाकात बाबू चूड़ामणि से हुई। तो इन्होंने अपनी वकालत कहाँ से शुरू करी? तो इन्होंने अपनी वकालत हिसार में पहली बार शुरू करी। लाहौर से वकालत की 1880 में और फिर हिसार से इन्होंने अपनी वकालत शुरू की। और वहाँ पे इनकी मुलाकात किनसे हुई? बाबू चूड़ामणि से। बाबू चूड़ामणि और मैंने हिसार बार काउंसिल की शुरुआत की। तो वहाँ पे इन्होंने क्या शुरुआत की? हिसार बार काउंसिल की। कहाँ पर? हिसार में। अब लगता है शायद भगवान ने मुझे इसलिए हिसार भेजा था। कितना कुछ हुआ हिसार में। 1886 में ही मेरे द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस हिसार शाखा की शुरुआत, और शायद वहीं से एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मेरे जीवन की शुरुआत हुई। या यह कहूँ कि उसी साल से मेरे मन में अपने देश को आज़ाद करने की इच्छा जागृत हुई। तो देखिए जो हिसार में जो ब्रांच था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी है जो अभी भी है। तो ये जो पार्टी थी, तो इसका जो एक ब्रांच इन्होंने खोला वो इन्होंने ही खोला था, इन्होंने ही शुरुआत करी थी हिसार में। 1886 में ही तो मैंने अपने परम मित्र हंसराज के साथ मिलकर प्रथम दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर की स्थापना की। तो देखिए दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल यानी कि DAV स्कूल लाहौर में सबसे पहले किसने स्थापना की? तो लाजपत राय जी ने अपने मित्र हंसराज के साथ मिलकर के 1886 में DAV की स्कूल की स्थापना की। ये सब याद रखिएगा इन्होंने क्या क्या चीज़ों की स्थापना की। यह बहुत आवश्यक था। इससे शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू हुआ। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो, कितने साल हो गए। 1877 में मैंने राधा के साथ अपना संसार शुरू किया था। इसका क्या अर्थ हुआ कि 1877 में उनका विवाह राधा के साथ हुआ। मेरी पत्नी राधा और मेरे 3 बच्चों ने मेरा खूब साथ दिया। कितने बच्चे थे इनके? तो 3 बच्चे थे और इनकी पत्नी का नाम राधा, और कदम कदम पर मेरा सहारा बने रहे। फिर कुछ साल हिसार में ही गुजरते रहे और मैं आज़ादी की लड़ाई में एक नन्हे सिपाही की तरह डटा रहा। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, पर शायद 1892 में मैं लाहौर चला गया। फिर लाहौर हाई कोर्ट में मैंने मेरी प्रैक्टिस के वे दिन, वहीं पर तो मैंने अखबारों में लिखने शुरू किए। तो पहले इन्होंने हिसार में शुरू किया था अपनी वकालत, और फिर वे कहाँ चले गए? लाहौर के हाई कोर्ट में चले गए, वहाँ पे इन्होंने वकालत शुरू कर दी।
और वहीं से इन्होंने अखबार में अपने लेख लिखने शुरू किए। अब सोचता हूँ तो लगता है कि वह कितना सही निर्णय था, लिखना कितना ज़रूरी था, क्योंकि यही तो लोगों तक अपने विचारों को पहुँचाने और जनसाधारण को जागृत करने का सबसे सटीक तरीका था। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक और उसके बाद लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत करके मुझे लगा था कि शायद लोग अपने को जमींदारों के चंगुल से बचा पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही होगा। ये वो लिखते समय सोच रहे थे कि इन्होंने क्या स्थापना करी थी। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करी थी और लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी, इन दोनों चीज़ों की स्थापना इन्होंने करी थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। 1914 में मेरा मन किया कि मैं वकालत की प्रैक्टिस छोड़ दूं और पूरी तरह से स्वयं को भारत की आज़ादी की लड़ाई में झोंक दूं। वकालत की प्रैक्टिस मतलब कि वकालत करना छोड़ दूं। अब पूरी तरह से अब क्या करूं कि भारत की आज़ादी की जो लड़ाई है उसमें शामिल हो जाऊं, और मैंने ऐसा ही किया। मेरे इस निर्णय पर घर में सब कितने हैरान रह गए थे। फिर 1914 में मैं विलायत गया। विलायत यानी कि विदेश चले गए। और 1917 में जब पूरा विश्व पहला विश्व युद्ध लड़ रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय, कब 1917 में, तब मैं अमेरिका में था। उस समय ये कहाँ थे? अमेरिका में थे। अमेरिका में कब थे? तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। मैं वहाँ 1920 तक रहा। अमेरिका में ये कब तक रहे? तो 1920 तक रहे, 1917 से। अमेरिका में मैंने इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। देखिए फिर से यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ की स्थापना की। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी चीज़ों की स्थापना की है, तो इसको याद आपको रखना पड़ेगा। तो अमेरिका में इन्होंने क्या चीज़ की स्थापना की? इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। मुझे लगा था शायद इससे आज़ादी की लड़ाई में बहुत सहायता मिलेगी, और शायद मिली भी। फिर वह 1920 का कोलकाता का स्पेशल सेशन, जिसमें मुझे इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो देखिए सर, हर साल में एक बार यहाँ पे इनकी जब मीटिंग होती थी तो वहाँ पर क्या होता था कि एक प्रेसिडेंट चुना जाता था। तो जब 1920 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मीटिंग चल रहा था, तो उसमें वो चल रहा था कहाँ? कोलकाता में। देश के अलग अलग भागों में चलता था। तो उस बार 1920 में कोलकाता में वो अधिवेशन हुआ, और उसमें उस समय वो जो स्पेशल सेशन था उसका प्रेसिडेंट बनाया गया इनको। शायद उन्हें मुझ पर बहुत विश्वास था। आज जब उनके बारे में सोचता हूँ तो मन कृतज्ञता से भर उठता है। 1921 में ही तो मैंने लाहौर में सर्विस ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। तो देखिए 1921 में सर्विस ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। मैं चाहता हूँ हिंदू अपनी लड़ाई खुद लड़ें, जातिवाद से, छुआछूत से, और मैं चाहता हूँ कि औरतें अपने हक की लड़ाई ज़रूर लड़ें। काश मैं एक ऐसा हिंदू समाज देख पाता जिसमें हर जात पात का व्यक्ति वेद पढ़ पाता, श्लोक बोल पाता। मुझे उम्मीद है ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा, पर शायद तब तक मैं ना रहूं। फिर एक दिन माँ चली गई, यानी कि उनकी माँ का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, और मैं उनके लिए कुछ न कर पाया। बीमारी ही उनकी ऐसी ही थी। भला तपेदिक का इलाज कहाँ हो पाता था? तो तपेदिक, उनकी माँ को कौन सी बीमारी हो गई थी? तपेदिक हो गई थी। तपेदिक यानी कि टीबी हो गया था उनको। उस समय उसका इलाज नहीं था, लेकिन आज के समय में इसका इलाज हो जाता है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ की तरह और किसी की माँ तपेदिक के कारण ख़त्म हो जाए, इसलिए मैंने माँ के नाम पे इन्होंने क्या किया? 1927 में गुलाब देवी चेस्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया। और आज जब 17 जुलाई 1934 का वह दिन याद आता है तो मन खुशी से भर जाता है, जब पहली बार इस अस्पताल के दरवाजे मरीजों के लिए खोले गए थे। यानी कि उस अस्पताल का उद्घाटन कब हुआ था? 17 जुलाई 1934 को। वैसे तो एक भरपूर जीवन जिया, पर एक दुख ज़रूर है। लिखने का मेरा शौक़ पूरा नहीं हो सका। उन्होंने तो पूरा जीवन जिया, लेकिन जो इनका शौक़ था लिखने का, ये पूरा नहीं हो सका, क्योंकि अब क्या था कि इनको काफ़ी जख्म तो हो गया था, सिर में जो चोट लगा था, इसके कारण से इनका बच पाना अब मुश्किल हो गया था। कहते हैं ना, इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। वैसे तो बहुत लिखा है, थोड़ा समय और मिल जाता तो अपने मन के विचारों को लिख के शायद समाज को और जागृत कर पाता। मुझे अपने जख्मों से लड़ते लड़ते आज 19 दिन हो चुके हैं। तो देखिए कितने दिन हो गए थे? 19 दिन हो गया था। इनका जो जख्म है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ था, और ये अभी भी जो है सो क्या थे? पीड़ित थे। आज 17 नवंबर 1928 है।
जब ये लिख रहे थे उस समय, उस दिन क्या डेट था, 17 नवंबर 1928 है और मुझे लगता है शायद यह मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। काश मैं जाने से पहले एक आज़ाद मुल्क यानी कि आज़ाद देश में सांस ले पाता, क्योंकि उस समय हमारा देश क्या था, गुलाम था अंग्रेज़ों का। तो ये चाहते थे कि काश मेरे जाने से पहले देश आज़ाद हो जाता और मैं अपने आज़ाद देश में सांस ले पाता, परंतु मुझे उम्मीद है ऐसा एक दिन ज़रूर होगा। मैं लाला लाजपत राय इस दुनिया से विदा लेते हुए जेम्स ए स्कॉट को अपनी हत्या के लिए माफ़ करता हूँ। जय हिंद। तो इनकी हत्या किसने की थी, जेम्स ए स्कॉट ने की थी। तो ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो अब आगे हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। प्रश्न 1, लाला लाजपत राय एक सफल लेखक थे। उनके द्वारा लिखी गई किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम इंटरनेट की सहायता से ढूंढ कर लिखिए। तो देखिए ये 5 पुस्तकें उनके द्वारा लिखी गई हैं। छत्रपति शिवाजी, योगीराज श्री कृष्ण, अनहैप्पी इंडिया, आर्य समाज और दुखी भारत। प्रश्न 2, लाला लाजपत राय के जीवन से जुड़ी 2 महत्वपूर्ण घटनाएं नीचे दी गई हैं। ये घटनाएं किस साल में घटित हुई, इन्हें ढूंढकर नीचे दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए। तो पहली घटना क्या है, लाला लाजपत राय का देश से निष्कासन कब हुआ था, यानी उन्हें देश से निकाला गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। कब, ये 6 मार्च 1907 को। लाला लाजपत राय का जेल जाना, ये भी 1907 में हुआ था। प्रश्न 3 है, लाला लाजपत राय 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में वे बुरी तरह घायल हो गए और उन्हें बहुत चोटें आई। तो इस बारे में आपके जो एसएसटी की टीचर हैं उनके साथ चर्चा करें और इस घटना के बारे में और भी जानकारी एकत्र करें तथा इस घटना का मंचन अपने स्कूल की प्रार्थना सभा में कीजिए। तो ये काम आपको ये तो है आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये वाला नहीं आएगा। इसको आपको क्या करना है, इसका एक्टिंग करना है आपको इसके बारे में और कुछ जान करके, ठीक है। अब प्रश्न 4 है, लाला लाजपत राय को लाल बाल पाल की जोड़ी से भी पुकारा जाता था। इस जोड़ी में लाल लाला लाजपत राय के लिए इस्तेमाल होता था, यानी लाल से लाला लाजपत राय, और बाल और पाल। ढूंढने का प्रयास कीजिए कि बाल और पाल के नाम से किन्हें पुकारा जाता था। तो इन तीनों की जो जोड़ी थी, तो देखिए बाल कहते थे बाल गंगाधर तिलक को और पाल कहता था विपिन चंद्र पाल को। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, तो इन तीनों को शॉर्ट में क्या बोला जाता था, लाल बाल पाल। अब ख है, शहीद भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया। जानने समझने का प्रयास किए कि उन्होंने क्यों और किस प्रकार यह कार्य किया। तो देखिए लाला लाजपत राय की मृत्यु का उन्हें किसने मारा था, तो अभी आपने देखा जब चैप्टर के लास्ट में लिखा हुआ था ना, जेम्स स्टॉक ने मारा था। लेकिन शहीद भगत सिंह जी है जो अन्य क्रांतिकारी थे, तो उन्होंने बदला लेने के लिए उसको मारने के लिए गोली चलाई, लेकिन वो बच गया और उसकी जगह किसी दूसरे पुलिस अफसर सैंडर्स को गोली लग गई थी और वह मर गया था। और जिसके बाद में इनको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को क्या किए, फांसी की सज़ा दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो देखिए उन्होंने क्यों और किस प्रकार यह कार्य किया। तो लाला जी की मृत्यु से सारा देश भड़क उठा था। भगत सिंह व अन्य क्रांतिकारियों ने उनकी मौत का बदला ब्रिटिश पुलिस के इस अफसर सैंडर्स को गोली मारकर ली थी। आओ खोजें। तो देखिए इसमें है, पुस्तकालय अथवा इंटरनेट की सहायता से खोजने का प्रयास कीजिए कि लाला लाजपत राय को किन अन्य नामों से पुकारा जाता था, उन्हें जनता द्वारा ये नाम या संबोधन क्यों दिए गए थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी नाम से पुकारा जाता था। उन्हें यह नाम लोगों के द्वारा उनके शौर्यपूर्ण कार्यों, स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी और समाज सुधारक कार्यों की प्रशंसा और सम्मान में दिया गया था। तो ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।